नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष पद से मनोज तिवारी को हटा दिया गया है। वहीं प्रवासी श्रमिकों को एयरलिफ्ट करवा रहे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को प्रशंसा करते हुए शत्रुघ्न सिन्हा ने पीएम मोदी पे तंज कस दिया है। शत्रुघ्न सिन्हा ने क्या कुछ कहा है आपको बताएंगे। वहीं दूसरी तरफ भाजपा मंत्री कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, जिसकी वजह से पूरी कैबिनेट को क्वारंटीन कर दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस मोदी सरकार के एक और जुमले को खोज निकाला है। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि देश में एक बड़े चुनाव का चुनाव आयोग ने ऐलान कर दिया है। सभी खबरों को आपको सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे, लेकिन इससे पहले क्या आपको भी लगता है कि बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी को दिल्ली के अध्यक्ष पद से हटा देना बीजेपी के लिए अच्छा साबित होगा या नहीं? अपनी कमेंट करके इस बारे में राय जोड़ दें। चलिए बढ़ते हैं पहली बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष पद से मनोज तिवारी की छुट्टी कर दी गई। जी आपको बता दें कोरोना संकट के बीच भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष पद से मनोज तिवारी को हटा दिया है। उनकी जगह अब आदेश कुमार गुप्ता दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष होंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने आज संगठन में इस फेरबदल की जानकारी दी। पार्टी की ओर से जारी विज्ञप्ति में बताया गया है कि आदेश कुमार गुप्ता को दिल्ली बीजेपी का अध्यक्ष चुनाव नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू होगी। आदेश गुप्ता उत्तरी दिल्ली नगर निगम का महापौर रह चुके हैं। वर्तमान में वे पटेल नगर से पार्षद हैं। पार्टी अध्यक्ष पद से छुट्टी के बाद मनोज तिवारी ने ट्वीट कर लिखा है, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली बीजेपी के रूप में इस 3.5 साल के कार्यकाल में जो प्यार और सहयोग मिला उसके लिए सभी कार्यकर्ता, पदाधिकारी व दिल्ली वासियों का सदैव आभारी रहूंगा। जाने अनजाने में कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा करना। नए प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी को असंख्य बधाइयां। बता दें कि दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों में आम आदमी पार्टी को 62 सीटें मिली थी। वहीं भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 8 सीटों पर सिमट कर रह गई थी। दूसरी तरफ कांग्रेस एक बार फिर सुपड़ा साफ हो गया था और वह कोई भी सीट नहीं जीत पाई थी। वहीं अगली बड़ी खबर में प्रवासी श्रमिकों को एयरलिफ्ट करवा रहे हेमंत सोरेन। शत्रुघ्न सिन्हा ने पीएम मोदी को कसा तंज। जी हाँ, आपको बता दें शत्रुघ्न सिन्हा ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लेकर ट्वीट किया है। यही नहीं, शत्रुघ्न सिन्हा ने पीएम मोदी को संबोधित करते हुए ट्वीट किया है। हेमंत सोरेन ने हाल ही में अपने प्रवासी श्रमिकों को एयरलिफ्ट कराया है, जिसे लेकर सोशल मीडिया पर उनकी खूब तारीफ हो रही। शत्रुघ्न सिन्हा ने हेमंत सोरेन की तारीफ करते हुए पीएम मोदी से पूछा है कि क्या वह आपकी समर्थन और तारीफ के हकदार हैं। शत्रुघ्न सिन्हा यह ट्वीट काफी वायरल हो रहा है। शत्रुघ्न सिन्हा ने पीएम नरेंद्र मोदी को संबोधित करते हुए हेमंत सोरेन को लेकर ट्वीट किया है। झारखंड के युवा और डायनेमिक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लद्दाख और अंडमान निकोबार से अपने प्रवासी श्रमिकों को एयरलिफ्ट करवाकर शानदार काम किया है। उनके इन प्रयासों और ईमानदारी के लिए ढेर सारी तारीफ। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर, आपको नहीं लगता कि हेमंत सोरेन आपकी दुआओं और समर्थन के अधिकारी हैं? इस तरह शत्रुघ्न सिन्हा के इस ट्वीट पर जमकर रिएक्शन आ रहा है। वैसे भी शत्रुघ्न सिन्हा को बेबाकी के साथ अपनी बात रखने के लिए पहचाना जाता है। वहीं दूसरी बड़ी खबर में भाजपा मंत्री सतपाल महाराज कोरोना पॉजिटिव। उत्तराखंड के सीएम समेत पूरी कैबिनेट को क्वारंटीन कर दिया गया। जी हाँ, आपको बता दें उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराजा कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत के साथ पूरी कैबिनेट होम क्वारंटीन हो गई है, क्योंकि एक दिन पहले ही सतपाल महाराज कैबिनेट बैठक में शामिल हुए थे। मंत्री सतपाल महाराज के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद सोमवार को सीएम सचिवालय 3 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। सचिवालय में महाराज से जुड़ी सभी अनुराग बंद कर दिए गए। आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। एक दिन पहले उनकी पत्नी और पूर्व मंत्री अमृता राव की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई थी। सतपाल महाराज के आवास पर काम करने वाले करीब 17 लोगों की रिपोर्ट भी पॉजिटिव पाई गई है। आपको बता दें एक दिन पहले ही सतपाल महाराज कैबिनेट बैठक में भी शामिल हुए थे। सतपाल महाराज के कैबिनेट मीटिंग में शामिल होने के बाद नेताओं को, उनके परिवार को, लोगों को होम क्वारंटीन में भेज दिया गया है। शनिवार शाम अमृता रावत की स्वैब रिपोर्ट आई, जिसमें उन्होंने कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि की गई। एक प्राइवेट लैब में उनका टेस्ट कराया गया था। इसकी जानकारी उनके ओएसडी अभिषेक शर्मा ने दी। अमिताभ रावत को रविवार को ऋषिकेश स्थित एम्स में दाखिला कराया गया है। अस्पताल के पीआरओ ने कहा कि रावत को आइसोलेशन में रखा गया है। अमिताभ रावत कांग्रेस की हरीश रावत सरकार में मंत्री थी। आपको बता दें कि उत्तराखंड में कोरोना वायरस का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है। अब तक यहाँ मरीजों की संख्या 1000 पर पहुंच गई है। रविवार को और 33 लोग पॉजिटिव पाए गए। दिनों दिन इस संख्या में और इजाफा होता जा रहा है। और दूसरी बड़ी खबर में कांग्रेस ने किसान की आय दोगुना करने वाले मोदी के एक और दावे को जुमला बताया है। जी आपको बता दें केंद्र सरकार ने 14 खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को मंजूरी दे दी।
लेकिन कांग्रेस ने इसे सरकार का एक और जुमला बताया। कांग्रेस ने कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा फसलों के लिए नए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करने के बाद किसानों की आशाएं धराशायी हो गई हैं। अगर सरकार का रवैया ऐसा ही रहा तो किसानों की आय दुगना करने का एक वादा और जुमला साबित होगा। कांग्रेस नेता अहमद पटेल ने कहा कि लॉकडाउन, टिड्डी दल के हमले और प्राकृतिक आपदाओं से किसानों को अभूतपूर्व संकट का सामना करना पड़ा है। किसान जिन राहत की उम्मीद कर रहे थे उन्हें आज सरकार ने धराशायी कर दिया है। फायदे के बारे में भूल जाइए। इन खरीफ एमएसपी में तथाकथित बढ़ोतरी से किसानों के नुकसान और कर्ज की भरपाई नहीं होगी। अहमद पटेल ने एक दूसरे ट्वीट में लिखा कि किसानों के प्रति अगर सरकार का यही रवैया रहा तो 2022 तक उनकी आय दोगुनी करने का एक और वादा जुमला साबित होगा। कांग्रेस के एक अन्य नेता जयराम रमेश ने कहा कि पहले तो प्रधानमंत्री कहते हैं कि पैकेज की घोषणा वित्त मंत्री करेंगे, फिर वित्त मंत्री पैकेज की घोषणा करती है, फिर गडकरी बताते हैं कि प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री ने क्या कहा है। यह अधिकतम हेडलाइन अधिकतम डेडलाइन है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ कांग्रेस में जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के विलय की चर्चा उठी है, जिससे सियासी गलियारे में हलचल मची हुई है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ की सियासत में नए समीकरण की सुगुराहट शुरू हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के मृत्यु के बाद उनकी पार्टी जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ यानी जकांश के कांग्रेस में विलय की खबरें राजनीतिक गलियारे में तैर रही है। चर्चा यह भी है कि प्रदेश कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया अगले कुछ दिन में छत्तीसगढ़ आएंगे और जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ का कांग्रेस में विलय हो जाएगा। हालांकि इन चर्चाओं की कोई भी कांग्रेस नेता पुष्टि करने को तैयार नहीं है। खुद प्रदेश प्रभारी पुनिया ने इन खबरों को निराधार बताया है, लेकिन सत्ता के गलियारे से लेकर सत्ताधारी दल के दफ्तर तक हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस के उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक पूर्व सीएम जोगी की तबीयत खराब होने के बाद उनके करीबी नेताओं ने जोगी समेत पूरी पार्टी का विलय कांग्रेस में करने का प्रस्ताव कांग्रेस के आला कमान को भेजा था और इसके बारे में संपर्क भी किया था। हालांकि इस पर कोई भी निर्णय हो पाता उससे पहले ही छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी की मृत्यु हो गई। अब इस चर्चा के आधार पर कहा जा रहा है कि जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के चारों विधायकों और पार्टी का कांग्रेस में विलय हो जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के करीबी नेताओं की माने तो जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ का विलय इतनी आसानी से नहीं हो सकता है। यह समय किसी पार्टी के विलय का भी नहीं है। प्रदेश में भारी बहुमत के बाद 4 विधायकों को शामिल करना और उनके विधायकों को पद देना चुनौतीपूर्ण और विवादास्पद है। ऐसे में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तरफ से विलय पर सहमति का सवाल ही नहीं उठता। हालांकि उन नेताओं ने यह भी कहा है कि अगर आला कमान की तरफ से किसी भी प्रकार का निर्देश आता है तो उसे स्वीकार करना ही पड़ेगा। लेकिन कहीं न कहीं जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के कांग्रेस में विलय की चर्चा को लेकर सियासी गलियारों में काफी हलचल है। जब सियासी गलियारों में ऐसी हलचल है तो माना जा सकता है कि जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ यानी जकास का कांग्रेस में विलय हो सकता है। लेकिन एक तरफ जहां कांग्रेस पार्टी इसे यानी कांग्रेस के कुछ नेता इसे सिरे से नकार रहे हैं, तो वहीं कुछ नेता ऐसा भी कह रहे हैं कि अगर आला कमान की तरफ से ऐसा कोई निर्देश आता है तो इसे स्वीकार ही करना पड़ेगा। हालांकि सियासी गलियारों में ऐसी भी चर्चाएं हैं कि कांग्रेस पार्टी में यानी छत्तीसगढ़ कांग्रेस पार्टी में जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ का विलय हो सकता है। वहीं दूसरे बड़े खबर में आपको बता दें, देश में एक बड़े चुनाव का आयोग ने ऐलान कर दिया है। जी आपको बता दें, कोरोना वायरस से चल रही देश की जंग के बीच चुनावी गतिविधियां भी अमल में आने लगी। चुनाव आयोग ने 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों पर चुनाव का ऐलान कर दिया है। सभी सीटों पर 19 जून को चुनाव कराया जाएगा। आंध्र प्रदेश की 4, गुजरात की 4, झारखंड की 2, मध्य प्रदेश की 3, राजस्थान की 3 और मणिपुर व मेघालय की 1-1 सीट के अलावा जून जुलाई में खाली हो रही अरुणाचल प्रदेश की 1, कर्नाटक की 4, मिजोरम की 1 सीट पर ये चुनाव होने हैं। सबसे दिलचस्प लड़ाई मध्य प्रदेश और कर्नाटक में नजर आ रही है, क्योंकि इन दोनों ही राज्यों में कांग्रेस की बड़ी बगावत का सामना करना पड़ा है, जिसके उसके हाथों से सत्ता भी खिसक गई है। मध्य प्रदेश का मुकाबला और भी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि यहाँ कांग्रेस का बड़ा चेहरा रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया अब बीजेपी के पाले में। सिंधिया अकेले बीजेपी के पास नहीं गए हैं, बल्कि 20 से ज्यादा विधायक ने कांग्रेस छोड़कर कमलनाथ सरकार को आउट कर दिया है। अब सिंधिया राज्यसभा चुनाव के प्रत्याशी के तौर पर किस्मत आजमा रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह भी मैदान में है। मध्य प्रदेश में 3 राज्यसभा सीटों पर 4 प्रत्याशी हैं। ऐसे में मुकाबला काफी रोचक हो गया है। बीजेपी से ज्योतिरादित्य सिंधिया और सुमेर सिंह सोलंकी चुनाव लड़ रहे हैं, तो कांग्रेस से दिग्विजय सिंह और फूल सिंह बरैया है। हालांकि
कांग्रेस ने फर्स्ट प्रायोरिटी दिग्विजय सिंह को दी है। ऐसे में उनकी सीट सेफ मानी जा रही है। दूसरी तरफ बीजेपी ने भी ज्योतिरादित्य सिंधिया को फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखा है। ऐसे में माना जा रहा है कि ये दोनों ही नेता राज्यसभा पहुंचने में सफल हो जाएंगे, लेकिन तीसरी सीट को लेकर पेच फंसा है। कांग्रेस ने 22 विधायकों के इस्तीफे के बाद पूरा गणित बिगड़ गया। कर्नाटक की हालत भी कुछ एमपी जैसी है। यहाँ कांग्रेस अपने समर्थन से जेडीएस के साथ मिलकर सरकार चला रही थी, लेकिन 1 दर्जन से ज्यादा विधायक के बगावत कर बीजेपी का पाला संभाल लिया। इससे न सिर्फ कांग्रेस जेडीएस की सरकार चली गई, बल्कि राज्यसभा चुनाव में भी हालत चुनौतीपूर्ण बन गई। कर्नाटक में 4 सीटों पर चुनाव होने, प्रत्येक उम्मीदवार को जीत के लिए करीब 45 वोट की जरूरत होगी। जेडीएस की तरफ से एचडी देवेगौड़ा ने कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे का प्रत्याशी होना तय माना जा रहा है। विधायकों की संख्या के लिहाज से कांग्रेस 1 सीट आसानी से जीत लेगी, जबकि बचे वोटों से वह जेडीएस की नया भी पार लगा सकती है। फिलहाल कर्नाटक विधानसभा का समीकरण देखा जाए तो कुल 225 सीटों में से भाजपा के पास 116, कांग्रेस के पास 68, जेडीएस के पास 34 विधायक है, जबकि बसपा के पास 1, निर्दलीय के पास 2 सीटें खाली हैं। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने पीएम मोदी से सवाल पूछे हैं। पूछा कितने भूख से तो कितने पैदल चलते चलते मर गए। पीएम केयर्स फंड से कितने प्रवासी मजदूरों को पैसे दिए गए। आपको बता दें कोरोना संकट के बीच सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर तेजी पर है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने पीएम केयर फंड को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछे हैं। कपिल सिब्बल ने पूछा है कि पीएम केयर्स फंड से प्रवासी मजदूरों को कितना पैसा दिया गया। लॉकडाउन खोलने को लेकर सिब्बल ने कहा कि 4 घंटे में लॉकडाउन लागू करने वाली सरकार को अब मालूम नहीं किस रास्ते जाना है। उनका कहना है कि पहले एक एडवाइजरी आती है, फिर दूसरी सरकार के पास प्रवासी मजदूरों का आंकड़ा नहीं है। कपिल सिब्बल का कहना है कि मैं पीएम मोदी से पूछना चाहता हूं कि क्या आप हमें बता सकते हैं कि आपने अपने पीएम केयर्स फंड से मजदूरों को कितना पैसा दिया। मैं उनसे इस सवाल का जवाब देने का अनुरोध करता हूं। इस अवधि के दौरान कई लोगों की मृत्यु हो गई, कुछ की मृत्यु चलते चलते हो गई और कुछ की तो ट्रेनों में हो गई और कुछ की भूख से हो गई। कांग्रेस नेता ने कहा है कि देश में कितने मजदूर हैं सरकार को यह भी नहीं पता है। कपिल सिब्बल ने बताया कि देश में करीब 12 करोड़ प्रवासी मजदूर हैं। सरकार के पास यह डेटा नहीं। 14 मई तक 73 लोगों की भूखमरी से मौत हुई। वहीं दूसरी तरफ सिब्बल ने न्यायाधीशों के तबादले पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार के खिलाफ टिप्पणी करने वाले जजों का तबादला दूसरे जगह किया गया। सिब्बल ने कहा कि अगर आप पत्रकार को वल्चर कहेंगे तो मतलब आप अपने कल्चर भूल गए हैं। यह कहना भी सही नहीं है कि कुछ हाईकोर्ट समांतर सरकार चला रही है। इस तरह की दलील सरकार का घमंड दिखाती है। कई जजों को बदल दिया जाता है, बेंच बदल जाती है। कोर्ट को इन सब बातों का संज्ञान लेना चाहिए। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें मोदी ने 22 साल बाद भारत की रेटिंग घटाई है। इस पर कपिल सिब्बल ने पूछा है कहां गए मोदी जी। जी आपको बता दें कोरोना के दौर में देश की अर्थव्यवस्था की खराब हालत को देखते हुए रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भारत की सॉवरेन रेटिंग को घटा दिया है। साथ ही कहा कि वित्त वर्ष यानी 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 4% की गिरावट आ सकती है। ऐसे में कांग्रेस की ओर से निशाना साधा गया कि कोरोना संकट से पहले ही ये हाल है तो बाद में क्या हो। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने ट्वीट कर पीएम मोदी पर तंज कसा और उन्होंने लिखा है कि 6 साल में परिवर्तन हुआ है, लेकिन मोदी ने जीडीपी की रैंकिंग को डाउनग्रेड कर दिया है। कांग्रेस नेता ने पूछा कि मोदी जी कहां गए। इस ट्वीट में कपिल सिब्बल ने कई मुद्दे बताए हैं जिनसे सरकार और देश के मुद्दे को अलग अलग रखा गया है। उन्होंने ट्वीट में एक तरफ देश के मसले पर गरीबी शिक्षा को रखा तो सरकार के मुद्दे में लव जिहाद और घर वापसी को रखा। बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल मोदी सरकार पर हमलावर है। इससे पहले उन्होंने पीएम केयर्स फंड पर भी सवाल उठाए थे। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें पंजाब नेशनल बैंक में सेविंग अकाउंट खुलवाने वाले करोड़ों ग्राहकों को अब झटका लग सकता है। जी आपको बता दें पीएनबी ने बड़ा फैसला लेते हुए लोन की दरों के साथ साथ बचत खातों पर ब्याज दरों को भी घटा दिया है। बैंक ने रेपो रेट से लिंक्ड लेंडिंग रेट में 0.4% की कटौती की है। इसके बाद बैंक ने RLLR में 6.65% हो गई, जो पहले 7.05% थी। इसके अलावा पीएनबी के सभी अवधियों के कर्ज के लिए MCLR भी 0.15% घटा दिया गया है। आपको बता दें कि इससे पहले देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक SBI ने ब्याज दरें घटाने का फैसला किया था। अगर आपके खाते में 1 लाख रुपए जमा है तो 2.75% की ब्याज दर से ग्राहकों को अब साल भर में 2750 रुपए ब्याज मिलेगा। बैंक की ओर से जारी बयान के मुताबिक पीएनबी ने बचत खातों पर ब्याज दरों में 0.5% की कटौती की है। 1 जुलाई से बैंक के बचत खाते पर अधिकतम 3.25% का सालाना ब्याज मिलेगा। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें चीन मसले पर सरकार पर हमलावर हुई कांग्रेस। जी आपको बता दें भारत और चीन के बीच लद्दाख के पास जारी तनाव को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। अब कांग्रेस की ओर से मोदी
सरकार पर हमला तेज कर दिया गया है। मंगलवार को सुबह कांग्रेस नेता ने सोशल मीडिया पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और सरकार को निशाने पर लिया। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने ट्विटर पर अमित शाह का करीब 5 साल पुराना ट्वीट किया, जिसमें अमित शाह ने लिखा था कि चीनी नागरिक भारत की जमीन में घुसकर पिकनिक मनाते हैं। अब सुरजेवाला ने इस ट्वीट को रिट्वीट करते हुए लिखा है कि क्या अमित शाह कुछ बोलेंगे। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने भी मोदी सरकार को घेरा। मनीष तिवारी ने लिखा कि सरकार के द्वारा एक खतरनाक झूठ को छिपाया जा रहा है। फैक्ट यह है कि चीन ने भारतीय जमीन की 40 से 60 स्क्वायर किलोमीटर तक कब्जा किया है, लेकिन सरकार सो रही है। मनीष तिवारी ने आरोप लगाया कि सरकार का इंटेलिजेंस पूरी तरीके से फेल रहा है, चाहे 21 साल पहले कारगिल हो या फिर अब। एनडीए और बीजेपी की चुप्पी चुभने वाली है। गौरतलब है कि मई महीने की शुरुआत से ही लद्दाख के पास हालत तनावपूर्ण है। यहाँ चीन और भारत के सैनिक आमने सामने आ गए हैं। यहाँ दोनों देशों के सैनिकों के बीच झड़प भी हुई है।